में एक और रेलगाड़ी उड़ा दी गई। सरकार का बयान, इसमें दुश्मन मुल्कों का हाथ है। ये जरूर अशफाक भाई होंगे। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद। खुश रहो बेटे, खुश रहो। ये मेरा लड़का है अकरम। मेजर चाचा को सलाम करो बेटे। अदावर से अंकल। जीते रहो बेटा। और ये सुनील है, मेजर साहब का लड़का। हेलो। यही क्वाइट बैंक का मैनेजर है? हाँ मेजर साहब। भाई अशफाक, जब तुम मुझे मेजर साहब कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हारा वही बचपन का दोस्त दीवाना। नहीं भाई, जिस दिन नेताजी ने तुम्हें मेजर की टोपी पहनाई, उस दिन से तुम हमेशा के लिए हमारे मेजर साहब हो गए। तब से तुम हमारे लीडर और हम तुम्हारे सिपाही। क्यों भाई सत्य? इसमें क्या शक है इशफाक मियां? आइए बैठिए। दोस्तों, जो बात हम इतनी देर से हुकूमत से कहते चले आए, आज उसी बात को सरकार ने पब्लिक तौर पर मान लिया है कि हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्कों के एजेंट जासूसी और तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये रेलगाड़ियां जो आसाम में उड़ाई गई, उनमें हमारी सरहदी फौजों के लिए राशन और हथियार जा रहा था। और ये जाहिर है कि दुश्मन हमारी सरहदी फौजों को कमजोर रखना चाहता है। साथियों, वक्त आ गया है कि हम अपने ग्रुप की तंजीम को एक नई शक्ल देकर इस बात का तहिया कर लें कि इसके बाद हम दुश्मन को इस तरह चोरी छुपी अपने देश की सिक्योरिटी पर हमला नहीं करने देंगे। मगर अंकल, इसमें हम लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम सरकार का है, वो खुद इन बातों का इंतजाम कर लेगी। हम लोग व्यापारी हैं, हमें अपने धंधे से काम होना चाहिए। इन खतरे के कामों में पड़कर हमें क्या लेना है? बेटे, हम खतरे का काम क्यों करते हैं? हमारा ग्रुप क्या है? इसका जवाब तुम्हारे अब्बा जान दें तो अच्छा है। अकरम, मेरे अजीज, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, ये तब की बात है जिस दिन नेताजी ने अपने सिपाहियों को जय हिंद का नारा दिया था। उसी दिन मेजर साहब, सरदार ईशर सिंह और मैंने नेताजी के सामने खड़े होकर कसम खाई थी कि जंग का चाहे जो भी नतीजा हो, सियासत और पॉलिटिक्स की वजह से मुल्क चाहे किसी भी सूरत में हो, मगर हम आजाद हिंद फौजी जब तक जिंदा रहेंगे अपने वतन को अपनी मां समझकर उसकी बेहतरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो काम हुकूमत का है उसे पब्लिक क्यों करे? उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। आखिर गुंडों और बदमाशों को पकड़ना तो हुकूमत का काम। बिल्कुल ठीक। एक बात का जवाब दो, अगर कुछ गुंडे किसी की मां को घेर लें, उस वक्त उसे पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए या अपनी मां की हिफाजत खुद करनी चाहिए? जवाब दो मेरे दोस्त। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कोई हुकूमत, कोई फौज जनता की मदद के बगैर ना तो देश की हिफाजत कर सकती है और ना दुश्मन पर फतेह पा सकती है। और आज अगर दुश्मन जासूसी के मैदान में लड़ना चाहता है तो हम इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। और सरकार ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो इस काम में तमाम देशभक्तों को हर तरह की सहूलतें देगी। इसका एक फायदा यह भी है कि सरकारी अफसर तो हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं, लेकिन हम लोगों पर इन्हें कोई शक नहीं होगा। जैसे आज भी तुम्हारा बड़ा भाई सलीम, जिससे हमने सुनील के साथ जापान में जासूसी की खास तालीम दिलवाई, वो आज एक ऐसे जहाज पर सफर कर रहा है जिसमें दुश्मन ने अपने जासूसों के लिए हथियार और अमुनेशन भेजा है। मेजर साहब, क्या सलीम ने हथियारों की पेटियां पकड़ ली? नहीं, मगर आज सुबह उसे सिग्नल दिया है कि वो जहाज के उस गोदाम तक पहुंच चुका है जहां हथियारों की वो पेटियां हैं जिन्हें दुश्मन के एजेंट हिंदुस्तान में ला रहे हैं। जहाज कल हिंदुस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सलीम उन पेटियों पर ऐसे निशान लगा देगा जिनसे सरकारी अफसरों ने पकड़ लेंगे।
डॉक्टर एक्स, कैप्टन स्पीकिंग। हेलो कैप्टन, अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे जहाज पर हिंदुस्तान का एक जासूस तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका नाम सलीम है, रंग उसका गंदमी है, कद है उसका 5 फुट 7.5 इंच, उसकी आंखों का कलर है डार्क ब्राउन, और हमें खबर मिली है कि तुम्हारे सब सामान की तलाशी ले चुका है। ओवर। व्हाट? वो आदमी आज शाम तक जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, अभी उसे मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के अफसरों को तुम्हारी खबर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओवर। लेकिन डॉक्टर, अगर ये रिस्क न लिया तो हमारे सामान का क्या होगा? कल तुम हिंदुस्तान की जल सीमा में पहुंच रहे हो। 21 नंबर के लाइट हाउस के पास आकर मोटी मोटी ट्यूबों से सामान बांध कर समंदर में फेंक दो, हमारी कश्तियां उसे उठा लेंगी। ओवर। ओके डॉक्टर, ओवर। पहले तो हमें ये देखना है कि ये आदमी है कौन। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान को तो कोई खतरा नहीं। जब तक हमारे माल को खतरा न हो, हमसे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। ले ले। यस बॉस। हेलो। ओके बॉस। मालूम होता है ये लड़का अभी तक पूरी तरह तुम्हारे बस में नहीं है। नहीं बॉस, मेरे बस में है। तो फिर इसे अपने घर वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कच्चा है। देखो, तुम इससे इतनी मोहब्बत करो कि अपना बुरा भला कुछ ना समझ सके। हाँ? मैडम, इस लड़के को खर्च के लिए बहुत सा रुपया दे दिया करो। इसके अखराजात इतने बढ़ा दो कि इसे हर वक्त पैसे की जरूरत महसूस होती रहे। ले ली ना हो तो और 2-4 लड़कियां इसके रास्ते में डाल दो। ओके? अभी मारने की जरूरत नहीं। हेलो 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 मेजर साहब, मैंने वो पेटियां तलाश कर ली हैं जिनमें हथियार हैं, और सर मैंने उन पर सीक्रेट निशान भी लगा दिए। वेरी गुड, शाबाश। हेलो मेजर साहब, ऐसा मालूम होता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ऑन द अलर्ट। अगर उन्हें सचमुच तुम पर शक हो गया है तो यह भी हो सकता है कि कल वो यहाँ पहुंचने का इंतजार न करें, बल्कि सामान कहीं रास्ते में ही समुद्र में उतार दें। इसलिए रात भर तुम उन पर कड़ी नजर रखना। और सुनो, अगर कोई ऐसी बात देखो तो फौरन मुझे खबर देना ताकि मैं पुलिस को अलर्ट कर दूं। जी, ओवर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अदर मिला के लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हॉल्ट, सैल्यूट, जय हिंद। देखा बाबूजी, भैया ने बबलू को बिल्कुल सिपाही बना दिया। हाँ, यहाँ रहेगा तो मामा की तरह सिपाही बनेगा, नहीं तो बाप की तरह नोट गिनेगा। अच्छा ये बताओ, बबलू के डैडी को कुछ चिट्ठी आ रही कब है? आज ही आई थी, 1 महीना और लगेगा। लगता है उनका इंग्लैंड में दिल लग गया। बोला जी, ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। मेरी गाड़ी निकालेंगे। अरे आओ मेरे बबलू बाबू, आओ, तुम तो सिपाही हो गए। सुनील, मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सलीम ने अपना काम कर लिया है। हाँ, और कल उनका जहाज पहुंचने वाला है। हाँ, आप कहाँ चले?
मुझे एक जरूरी काम है। बैठिए, चलिए। सचमुच एक जरूरी। मुझे भी जरूरी काम है। क्या काम है? आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो भैया, अब तो बाबूजी भी घर में नहीं है, आज मुझे वो जापान वाली लड़की की कहानी सुना ही दो। वो तुम्हें कितनी दफा कहा है ये बात झूठ है, मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं। मुझे सलीम भैया ने जापान से सब कुछ लिख दिया था कि वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो लड़की मुझे प्यार करती है, पर मैं तो। मगर तुम नहीं करते थे। हाँ। कोई बात नहीं। जिस लड़की ने मेरे भैया से प्यार किया था, मैं उस लड़की की कहानी सुनना चाहती हूँ। कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, क्या क्या बातें करती थी। प्लीज भैया, बहन की इतनी भी मिन्नत नहीं मानोगे? ठीक है, सुनो। जूडो की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सोचा जापान की सैर की जाए। सबसे पहले टोक्यो देखा, वहां के बाजारों में घूमा, बहुत खूबसूरत लगे वहां के बाजार। सुपर हाईवे की तस्वीरें ली। घूमते घूमते प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं एक मंदिर में चला गया। वहां पानी पीते पीते अचानक मेरी नजर एक जापानी लड़की पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबराकर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जापान का टूर करने के लिए एक टूरिस्ट टिकट खरीदा। सुबह सुबह बस पर सवार होने के लिए पहुंचा तो देखता हूँ वो लड़की हमारे ग्रुप में भी शामिल है। अच्छा? और मुझे देखती फिर मुस्कुरा दी। और बस में बैठे बैठे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ ही देख रही थी। ट्रेन में सफर किया और फिर मुस्कुराने लगी। अब तो मेरा भी जी चाहने लगा कभी कभी नजर बचाकर उसे देखूं, मगर जब भी मैं उसकी तरफ देखता पहले से मेरी तरफ देख रही होती। बस सारे टूर में यही सिलसिला चलता रहा। वो मुस्कुराती रही, मैं झेपता रहा, मैं झेपता रहा, वो मुस्कुराती रही। मालूम होता है तुम लड़की थे और वो लड़का। अच्छा भैया, पहले उससे बात कब हुई? निको में एक झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था। बड़ी जोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए, बस वाले बुला रहे हैं, आइए। आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी। आप इस तरह मुंह फुलाए फुला क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपके अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। बस। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस, कितना आसान तरीका था। ये जासूसी आपको किसने सिखाई? मोहब्बत में। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता चल गया, अब मेरे बारे में सुन लो। मेरे पिताजी बिजनेस करने यहाँ आए थे, शादी करके यहीं रहने लगे। फिर मैं पैदा हो गई और मेरे पैदा होते ही दुनिया की लड़ाई छिड़ गई। आपके पैदा होते और हो भी क्या सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके बाद
नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। मेरे पिताजी की रगों में हिंदुस्तानी खून जोश मारने लगा और आजाद हिंद फौज के झंडे तले लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसीलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे। अब तुम ही बताओ, मैं एमेच्योर ही सही, मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं, तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। मीनाक्षी देवी, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उसमें जिंदगी का इतना भरोसा नहीं, मौत से ज्यादा यकीन है। देखो, तुम उस मौत से डरते हो जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्याल में है, लेकिन मैंने ना तो मौत से डरना सीखा और न मौत के डर से मोहब्बत को ठुकराना। मेरी माँ कहा करती थी, जितना जिंदगी का भरोसा कम है उतनी ही जल्दी मोहब्बत कर लो, ताकि मरते वक्त ये गम तो ना हो कि भगवान की इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम रह गए। ये फिलॉसफी मरने वाले के लिए तो ठीक है, मोहब्बत का मजा उठाया और चल दिया, लेकिन अपने बाद दुनिया में जिसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए मोहब्बत एक सजा है, और ये सजा मैं किसी को नहीं देना चाहता। तो गोया तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है कि अपने बाद भी मुझे गम नहीं देना चाहते। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का इतना ख्याल रखना, इसी का नाम मोहब्बत है। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इकरार क्यों नहीं करते? इतनी जल्दी इकरार नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। वो चली गई और मैं बहुत देर तक वहीं बैठा उस लड़की के बारे में सोचता रहा, जो आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई। लेकिन मेरे चारों तरफ प्यार के कितने ही फूल बिखेर गई। तुम शायद मेरी बात पर एतबार नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा साथ आज का नहीं, कई जन्मों का है। तुम जाने कब से अपने फर्ज के रास्ते पर भागते चले जा रहे हो, और मैं तुम्हारे भागते कदमों के नीचे अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरती चली आ रही हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी मौत से पहले एक दिन तुम इस मोहब्बत को अपने कदमों से उठाकर अपने सीने से लगा लोगे। सायोनारा। कदमों में रखे हुए फूल मैंने उठा लिए और दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। मैं नहीं जानती थी भैया कि तुम इतने बुज़दिल हो। हाँ, उसने सच ही कहा था, ऐसी मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी मिलती है, मगर शायद तुम उसकी कदर नहीं कर सकते। कदर तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मोहब्बत ना कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वहां मोहब्बत करने की फुर्सत बहुत कम है। अब देखो ना, बात तुमसे कर रहा हूँ, ध्यान सलीम की तरफ, जो दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला जहाज में सफर कर रहा है। न जाने कल तक क्या हो जाए।
cabin. There is danger. हेलो हेलो शेर पंजाब प्लीज स्पीक शेर पंजाब स्पीकिंग हेलो हेलो मेजर साहब मैं सलीम बोल रहा हूँ जी जी वो हेलो तुम बोलते क्यों नहीं हो जी हेलो 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 My God! He has been shot. Call the doctor. Yes, sir. Quick. Hello? Hello? हेलो हेलो आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन है? मैं शिप का कैप्टन बोल रहा हूँ। अभी अभी जो आदमी बातें कर रहा था वो कहाँ गया? जिस आदमी के हाथ में रिसीवर था उसे किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? किसने? Captain, please tell me how is he? Captain, please tell me how is he? How is he, doctor? How is he? Please hold the line. Please hold the line. Please tell me how is he? मुझे अफसोस है। He is dead. डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है। अच्छा, तुम पेशेंट को ले चलो, मैं अभी आता हूँ। बी केयरफुल, आहिस्ता। Everything okay? Yes, sir. Please sit down. Well done, Captain. Thank you, Doctor. This way, please. ये मैडम की असिस्टेंट है, मिस लिली। आई।
डबल एक्सा टाइगर को सिग्नल कर दो, कैप्टन हैज अराइव्ड। यस सर। आइए अब हम आपको बतलाते हैं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बारूद के ड्रम्स हैं जो हिंदुस्तान में फसाद कराने के हमारे काम आते हैं। ये हैं बॉम्ब्स, पिन पॉइंट प्रिसीजन, हाईली एक्सप्लोसिव। कम ये वो लाइट मशीन गन्स हैं जो आपने हमें भेजी हैं। हम इन्हें ये असेंबल करते हैं। लेख पे देखिए वही काम चल रहा है। आइए कम। सुरगों का जाल तो बहुत अच्छा बिछा रखा है, लेकिन इत्तेफाक से अगर दुश्मन ने घेर लिया तो सारे राज दुश्मन के हाथ एक साथ जा सकते हैं। इसका इंतजाम हमने कर रखा है कैप्टन। दिस वे प्लीज। यस। हमने यहाँ सब सुरंगों में जगह जगह पर बॉम्ब रखे हुए हैं जो एक ही सुई दबाने से बारी बारी करके फट जाएंगे। सारा हेडक्वार्टर उड़ जाएगा और दुश्मन को सिवाय खंडरात के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दिस वे। कैप्टन, यहाँ एक सीक्रेट लाइट है। जो आदमी यहाँ से गुजरता है कैबिन उसे फौरन रिकॉर्ड कर लेता है। काम दिस वे। कैप्टन, ये है हमारा खुफिया रास्ता और ये है हमारे देखभाल की चौकी, अवर सेंट्रल ऑब्जर्वेशन पोस्ट। कम दिस वे प्लीज। इस चौकी पर बैठा हुआ सिपाही चारों तरफ देखता है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला नहीं कर सकता। ये पत्थर तोड़ने क्वेरी है। यहाँ से बहुत से खुफिया रास्ते हमारे तहखाने की तरफ जाते हैं। इस पहाड़ी के पीछे वो खैराती अस्पताल, यहाँ से आप लाए गए हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारे शहर में क्या हो रहा है। वो बंदरगाह, हम हर आने जाने वाले जहाज पर पूरी नजर रख सकते हैं। वो है हवाई अड्डा, वहाँ से सिविल और मिलिट्री की जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं हमें फौरन पता चल जाता है। वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन देखना तो ये है इस वक्त हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हालात क्या है। हालात they are wonderful, wonderful. हिंदुस्तान को एजिटेशन का रोग लग चुका है। जगह जगह दंगे और फसाद की आग भड़क रही है। ऐसी आबोहवा में हमारे हथियार नहायत खूबी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ कोई एजिटेशन होती है हमारे आदमी लोगों में घुल मिलकर एक बम फेंक कर चले आते हैं। पुलिस अपनी जनता पर गोली चलाती है, पब्लिक भड़क उठती है और फिर अपनी सरकार और अपने लीडरों को ही गालियां देते हैं। कैप्टन, हालात तो इतने अच्छे हैं कि हम पूरी ट्रेन जला देते हैं तो अभी उसका इल्जाम पब्लिक के सर धरा जाता है। हमारी तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। कल तुम्हें बैरूत जाना होगा। बैरूत? हाँ, सलीम ने मरने से पहले खुफिया रिपोर्ट भेजी थी। मैंने उसकी नकल सरकारी अफसरों को भेज दी, मगर उसके लिए हमें भी बहुत कुछ करना होगा। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि हमें मामूली स्मगलरों से मुकाबला नहीं करना, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने हिंदुस्तान के इर्द गिर्द स्पेनोज का जाल फैला रखा है। जो हथियार हिंदुस्तान में आते हैं मालूम नहीं किस मुल्क से आते हैं, मगर आते हैं तिजारती पेटियों। तुम्हारा काम न सिर्फ उनके एजेंटों की तलाश करना है, बल्कि सबसे बड़ा काम यह पता करना है कि हिंदुस्तान में उनका सदर मुकाम कहाँ है, मुल्क के अंदर मुल्क के दुश्मन कौन है और किस रूप में रहते हैं। मगर बैरूत में हमारा कोई कांटेक्ट है? हाँ है। ये मिस्टर नदीम मेरे दोस्त हैं, वहां के बहुत बड़े जासूस, और सिंगापुर से हमारे कुछ मेंबर पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जो दुश्मनों में काम कर रहे हैं। ये लोग एक डांसिंग ट्रुप की शक्ल में हैं और ये लड़की उनकी लीडर है। ये लड़की कौन है? मेरे एक दोस्त की लड़की है जो बर्मा की लड़ाई में मेरे साथ थे। इस लड़की ने बचपन ही में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी, और जानते हो जब तुम टोक्यो में थे तुम्हारी सब खबरें भेजा करती थी। मधु, डांस का वक्त हो गया है, अभी तक महमूद माइक लेकर नहीं आया। हम लोग आ गए। ये देखिए, नया माइक बनवा कर लाया। इससे आप पब्लिक को अपनी आवाज भी सुना सकती हैं और पब्लिक की फोटो भी ले सकते हैं। ये रहा कैमरा, समझी? हैं? लेकिन इसको इस्तेमाल ऐसे करिएगा, जिसकी भी फोटो निकालनी है ना, तो ऐसे रखा सामने और ये प्रेस कर दिया। ओके? हाँ, जरा देख लो। बहुत
यहलू 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 यालू आलू या हबीबी यहलू। Good evening, sir. Good evening. Everything okay? No, that French girl is back and she's in the club. What? वो फ्रेंच लड़की फिर बेरूत में आ गई? जॉर्ज से राज जानना चाहती हैं। शो शुरू होने में कितनी देर? It's about to start, sir. यस सर। अपने आदमी की लाश गायब कर दो और इसके लिए पुलिस को इत्तला कर दो कि न जाने किसने गोली मार दी। यस सर।